हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका इग्नू स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आपसे मैं आपको इग्नू में बीसीए सेकंड सेमेस्टर में एमसीएस 12 के यूनिट्स को बेसिक से एडवांस तक टॉपिक्स को बताऊंगा, वो भी बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। इस वीडियो में जो टॉपिक हैं उनका टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में वीडियो चैप्टर्स के रूप में है, उन पर क्लिक करके आप इस वीडियो में अपने टॉपिक के टाइमिंग पर जा सकते हैं और वीडियो के टाइमिंग पर जा करके आप अपने टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें वान न्यूमान आर्किटेक्चर बिल्कुल भी मिस ना करना। अगर आप इसका कोई भी टॉपिक मिस करेंगे तो आगे के टॉपिक समझ नहीं आ सकेंगे, क्योंकि मैंने कंप्यूटर के हर एक बेसिक वर्ड का मतलब इस टॉपिक में बताया है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब स्टडी स्टार्ट करते हैं विद इग्नू स्टडी सेंटर। यूनिट 1, द बेसिक कंप्यूटर। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव्स यानी यूनिट के उद्देश्य, उसके बाद द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, और इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीटली कैसे एग्जीक्यूट होता है। इसमें दो टॉपिक हैं, इंटरप्ट्स और इंटरप्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये दो टॉपिक हमको पढ़ने हैं। इसमें हम जानेंगे इंटरप्ट्स क्या होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, इंटरप्ट्स के बारे में सारी जानकारी। उसके बाद में फिर है कंप्यूटर देन एंड नाउ। इसमें हमको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर को बनाने में कितनी पीढ़ियाँ लगी और हर एक पीढ़ी में क्या क्या डेवलप हुआ कंप्यूटर के लिए, और कितना कितना बदलाव हुआ, ये सब चीज़ें हम देखेंगे कंप्यूटर जनरेशन्स में। इसमें 5 टॉपिक हैं। द बिगनिंग यानी शुरुआती जो कंप्यूटर था उसके बारे में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन एंड लेटर जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन के बाद जितनी भी जनरेशन हैं, जो फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन जो अब चल रही है, फिफ्थ जनरेशन अब चल रही है और फोर्थ जनरेशन इससे पहले थी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में इस पूरे यूनिट का सारांश पढ़ देंगे, और ये सब बेसिक से एडवांस तक आपको इस एक वीडियो में ही सब बताऊंगा। बस आपको ये यूनिट पूरा लास्ट तक देखते रहना है और आप ये यूनिट और इसके टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और इसमें शामिल छोटी से छोटी बातों को भी आपको बताऊंगा, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाएँ। इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन दिस यूनिट यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड to one of the important computer system structures, the von Neumann architecture. In addition, you will be introduced to the concept of a simple model of instruction execution. इस इकाई में आपको एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम संरचना से परिचित कराया जाएगा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इन एडिशन यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंपल मॉडल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इसके अलावा आपको निर्देश निष्पादन के एक सरल मॉडल की अवधारणा से परिचित कराया जाएगा। We will discuss about the main development during the various periods of computer history. हमने कंप्यूटर के इतिहास के विभिन्न पीरियड्स मीन्स समय कालों के दौरान मुख्य विकासों के बारे में भी चर्चा की है, और अब भी करेंगे क्योंकि हमको अब इसका एडवांस पढ़ना है। फाइनली वी डिस्कस अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड देयर यूजेस। अंततः हम माइक्रो प्रोसेसरों के बुनियादी घटकों और उनके उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, और भी इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको भी देखेंगे। आपको एकदम बेसिक से बेसिक बताएंगे इसमें। उसके बाद में फिर आपको यूनिट 2 में इसी चैप्टर के बेस पर आपको सारी चीज़ें उसमें समझनी पड़ेंगी थोड़ा, फिर आप इसके आगे के यूनिट्स को आसानी से समझ पाएंगे। अब इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य देख लेते हैं कि इस यूनिट को सीखने के उद्देश्य क्या हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को समझने के बाद आप डिफाइन कर पाएंगे द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, डिफाइन द इंस्ट्रक्शन साइकिल, डिफाइन द कॉन्सेप्ट और इंटरप्ट, डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिफाइन द वॉरियस कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड देयर यूजेस। मतलब कंप्यूटर की तार्किक संरचना को परिभाषित करना, निर्देश चक्र को परिभाषित करना, अवधारणा या इंटरप्ट को परिभाषित करना, कंप्यूटर के बुनियादी भविष्य पर चर्चा करना, और आधुनिक कंप्यूटर के विभिन्न घटकों और उनके उपयोग को परिभाषित करने में सक्षम हो पाएंगे आप। अब हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है और ये क्यों बनाया गया
और इसकी कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या भूमिका है और कंप्यूटर इसके बेस पर कैसे काम करता है। द वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर was द फर्स्ट मेजर proposed स्ट्रक्चर फॉर अ जनरल पर्पज कंप्यूटर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर के लिए पहली प्रमुख प्रस्तावित संरचना थी। कंप्यूटर के बारे में डिस्कस भी करने जा रहे हैं और कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे भी, तो उससे पहले एक बार कंप्यूटर के बारे में भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज डिफाइंड इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर ऐसे डिफाइन किया जाता है, एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक अपार्चर्स फॉर मेकिंग कैलकुलेशन और कंट्रोलिंग ऑपरेशन दैट आर एक्सप्रेसिबल इन न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्म्स। मतलब गणना करने या संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो संख्यात्मक या तार्किक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। परिभाषा स्पष्ट रूप से कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में वर्गीकृत करती है। हालांकि पहले कंप्यूटर यांत्रिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नाम से वर्ड यूज़ हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग बेसिक लॉजिक सर्किट्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग बुनियादी लॉजिक सर्किट बनाने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। यानी बुनियादी सर्किट जो गणना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। पूरे बीसीए के सिलेबस में आप प्रोग्राम नाम तो बहुत सुनेंगे, लेकिन अब इसकी परिभाषा और इसके बारे में भी देख लेते हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से ध्यान दे पाओ, आपके पास सारी जानकारियाँ हों जिससे आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। क्योंकि जब तक छोटी छोटी बातें हमको पता नहीं होंगी, तब तक बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझ पाएंगे, इसीलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। A program is a sequence of instructions which operates on data to perform certain tasks such as finding a prime number. एक प्रोग्राम निर्देशों का एक क्रम है जो कुछ कार्यों को करने के लिए डेटा पर काम करता है। अब डेटा की बात हुई तो डेटा को भी समझ लेते हैं कि डेटा क्या होता है। इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग टू सिंबल्स 0 एंड 1। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर डेटा को दो प्रतीकों 0 और 1 का उपयोग करके बाइनरी रूप में दर्शाता है। दीज आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहते हैं। यानी कोई भी एक नंबर 0 या फिर 1, वो एक बिट होता है। एक बिट या तो 1 को कह लो एक बिट, या तो 0 को। और बाइनरी नंबर में यही सिर्फ दो नंबर होते हैं, 0 और 1, और ना कोई नंबर और ना ही अल्फ़ाबेट्स, ओनली 0 एंड 1। अब इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेशन के बारे में देखते हैं। द कंट्रोल यूनिट एक्सेप्ट द बाइनरी फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। मतलब नियंत्रण इकाई यानी सीयू निर्देश के बाइनरी रूप को स्वीकार करती है और नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करने के लिए निर्देशों को एग्जीक्यूट करती है। यानी निर्देशों को प्रोसेसर से प्रोसेस करके उसे आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर प्रिंटर के द्वारा दिखाती है। एग्जीक्यूट करना यानी उनका प्रोसेस करना, और इंटरप्रेट करना यानी उसे बाइनरी फॉर्म में लो लेवल लैंग्वेज में करना जिसे सीपीयू प्रोसेस कर सके। इसको कहते हैं इंटरप्रेशन। फिर उन इंस्ट्रक्शन को समझकर जब सीपीयू उनका प्रोसेस करता है और उनको आउटपुट यूनिट मॉनिटर और प्रिंटर पर दिखाता है तो उसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। जैसे हमें 2 और 5 को जोड़ना है तो 2 और 5 सबसे पहले इंटरप्रेट होंगे और वो डिकोड होकर बाइनरी फॉर्म में सीपीयू को जाएंगे। उसके बाद सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करेगा और उसको 2 और 5 को जोड़ देगा, तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन, और वो जोड़ करके 7 को मॉनिटर पर दर्शाएगा। इसी को कहते हैं एग्जीक्यूशन सीपीयू के द्वारा। शायद अब आप इंटरप्रेशन और एग्जीक्यूशन को समझ चुके होंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड एग्जीक्यूशन और इंटरप्रेशन बार बार यूज़ होगा, तो इसको आप ध्यान रखना। दीज कंट्रोल सिग्नल्स देन डायरेक्ट द ALU टू परफॉर्म अ स्पेसिफाई अर्थमेटिक और लॉजिक फंक्शन ऑन द डाटा। यानी ALU जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, यानी अंकगणितीय और तार्किक यानी लॉजिकल कार्यों को वह करता है, तो उनको प्रोसेस करेगा, उसके बाद में फिर हमें दिखाएगा। फॉर अ न्यू ऑपरेशन 1 ओनली नीड्स टू चेंज द सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। अगर हमें दूसरा कोई कार्य करना है तो हमें इंस्ट्रक्शन के सेट को चेंज करना होगा। इंस्ट्रक्शन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है ओपी कोड और एक होता है ऑपरेंड्स। यानी ओपी कोड उसे कहते हैं जैसे कि ऐड करना यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, यानी कोई भी फंक्शन
जो किसी ऑपरेंड्स पर करने हैं। ऑपरेंड्स यानी जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, ये सारे ऑपरेंड्स कहला जाएंगे। जैसे 5 + 2 = 7 है, तो 5 और 2 इसमें ऑपरेंड्स हैं, और प्लस जो लगा है ये हमारा एडिशन यानी ऐड करना, प्लस जो है वो हमारा ओपी कोड है। यानी ओपी कोड और ऑपरेंड्स इन दोनों से मिलकर हमारा इंस्ट्रक्शन बना होता है। अभी इंस्ट्रक्शन के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, तब तक हम और भी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। अब सीपीयू के बारे में जान लेते हैं कि सीपीयू क्या है। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एंड द कंट्रोल यूनिट CU टुगेदर आर टर्म्ड एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अंकगणित तर्क इकाई ALU, इन दोनों को एक साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, यानी शॉर्ट में CPU। और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में, तो इसके बारे में देख भी लेते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू अ कंप्यूटर आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट एम्प्लाइज दैट इनपुट डिवाइसेस आर नीडेड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और डाटा बाहरी वातावरण यानी बाहरी उपकरणों द्वारा दिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्रदान कर सकें। जैसे माउस, कीबोर्ड से हम कोई भी वर्ड इनपुट करते हैं, जैसे ABCD, तो वो सब उसमें इनपुट होता है, वही इंस्ट्रक्शन के रूप में जाता है कंप्यूटर में। यानी कुछ भी कंप्यूटर को बताने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, और उसी तरह से कंप्यूटर से कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें पाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस will be to put the data in the form of signals that can be recognized by the system। इनपुट डिवाइसेस की मुख्य जिम्मेदारी डेटा और इंस्ट्रक्शन को सिग्नल के रूप में कंप्यूटर को भेजना होता है। सिमिलरली वी नीड अनदर कंपोनेंट विच विल रिपोर्ट द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्मेट। इसी तरह से हमें एक ऐसे घटक की आवश्यकता है जो हमें प्रॉपर फॉर्मेट में जो परिणामों को उचित प्रारूप में हमें बताएगा या दिखाएगा, यानी स्पीकर्स और मॉनिटर और प्रिंटर। अगर आपको इस तरह के वीडियो हमेशा चाहिए तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को अपना सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे स्टडी वीडियोस ला पाएँ। अब पढ़ते हैं मेमोरी, और मेमोरी में लोकेशंस क्या होती है। द मेमोरी यूनिट्स स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ ग्रुप ऑफ मेमोरी सेल्स सच एज अ ग्रुप ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स दैट इज अ बाइट और 16 बिट्स और 32 बाइट्स ETC। मेमोरी यूनिट सभी सूचनाओं को मेमोरी सेल के समूह में संग्रहित करता है, जैसे कि 8 बाइनरी अंकों में जो कि 1 बाइट के बराबर होते हैं, या 16 बिट्स में यानी 2 बाइट, या 32 बिट्स यानी 4 बाइट आदि के समूह में होते हैं। These groups of memory cells और bits are called memory location। मेमोरी सेल या बिट्स के इन समूहों को मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। The capacity of the main memory is measured in megabytes यानी MB और गीगाबाइट्स यानी GB। मुख्य मेमोरी की धारण करने की क्षमता का मापन मेगाबाइट्स यानी MB, गीगाबाइट्स यानी GB में होता है। अब ये देख लेते हैं स्टोरेज की फॉर्मेट क्या क्या हैं। मेमोरी की स्टोरेज क्षमता में सबसे पहले जो आती है वो सबसे पहले होती है 1 बिट, जो सबसे छोटी इकाई होती है। मेमोरी की मेजरिंग क्षमता के लिए सबसे छोटी इकाई होती है, और वही 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहा जाता है। अब इसी तरह 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट कहा जाता है। वैसे भी आप जानते हैं 1000 ग्राम को जैसे 1 किलोग्राम कहते हैं, वैसे ही 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट कहते हैं। वैसे ही 1024 किलोबाइट्स को 1 मेगाबाइट कहते हैं, और 1024 मेगाबाइट्स को 1 गीगाबाइट यानी GB तो जानते ही होंगे, आपके मोबाइल की रैम जो होती है वो 1 GB, 2 GB, 3 GB ऐसे होती है ना, तो वही स्टोरेज है। अब मेमोरी की क्षमता किस में नापते हैं? स्टोरेज यानी कैपेसिटी, वो कितना धारण कर सकती है, कितना स्टोरेज ले सकती है, कितना आपके वीडियो या फिर एप्लीकेशंस या फिर आपका वो जो PUBG है वो भी, तो यही होता है GB, MB और KB। तो सबसे छोटी कौन सी इकाई है? बिट, और उसके बाद में फिर बाइट यानी 8 बिट बराबर 1 बाइट, ये ध्यान रखना। द की फीचर्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। मुख्य विशेषताएं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की देख लेते हैं। द मोस्ट बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम।
कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला सबसे बुनियादी कार्य एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन स्पेशल स्टोरेज एरियाज कॉल्ड रजिस्टर एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट। अंकगणित तर्क इकाई यानी ALU अंकगणित और लॉजिकल कार्य करती है। ALU के कार्य रजिस्टर्स में होते हैं जो ALU के पास उनको कुछ स्टोरेज प्रदान करते हैं, जैसे 8 बिट का, 16 बिट का, ऐसे 32 बिट्स का भी इतना स्टोरेज वो प्रदान करते हैं। और ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि रजिस्टर्स की स्पीड मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU की भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। CPU यानी ALU और CU इन सब की भी स्पीड बहुत फास्ट होती है। सबसे पहले मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को ला करके रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद में रजिस्टर्स से उनका एग्जीक्यूशन होता है जिससे कंप्यूटर फास्टली काम कर सके। अभी हमें रजिस्टर्स के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन हम अभी बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो वॉन न्यूमैन ने दिया था, अपना बेसिक आर्किटेक्चर, उसके बारे में अभी देख रहे हैं। इसको अभी सही से समझ लेते हैं कि कंप्यूटर कैसे बना है और कंप्यूटर के अंदर की क्या क्या कैसे कैसे हार्डवेयर्स लगे हैं, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन उनका एग्जीक्यूशन होता है। ये सारी चीज़ें हमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बताता है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। IO डिवाइसेस अलाउ डाटा इनपुट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म एंड फॉर्मेट। IO डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइस उचित रूप और प्रारूप में डेटा इनपुट और परिणामों को रिपोर्टिंग की अनुमति देता है। सूचना के हस्तांतरण के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम को आंतरिक रूप से सिस्टम इंटरकनेक्शन की आवश्यकता होती है। ऐसी ही एक इंटरकनेक्शन संरचना है बस इंटरकनेक्शन। यानी जैसे हमको अगर टीवी चलाना है तो टीवी को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें तारों की आवश्यकता होगी कि तार उसके अंदर लगा करके टीवी में इलेक्ट्रिसिटी ला पाएँ। तो वो जो तार होगा वही हमारा बस इंटरकनेक्शन होगा और यही चीज़ उसमें ज़्यादा होती है, बहुत सारे तारों का सेट होता है तो उसको बस इंटरकनेक्शन कहते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी आकार के लिए, जैसे 8 बिट के लिए या 16 बिट के लिए या 32 बिट्स के लिए, कि मेमोरी से CPU को इंस्ट्रक्शन 32 बिट्स में ले जाना है, यानी रैम से 32 बिट्स में ले जाना है या फिर 16 बिट में ले जाना है या फिर 8 बिट में, वो सब पहले से फिक्स होता है उसमें। और इसी के बेस पर बस इंटरकनेक्शन लगा होता है उसमें, जिससे डेटा और इंस्ट्रक्शंस आसानी से एक से दूसरी जगह जा पाएँ, CPU से मेमोरी में, मेमोरी से CPU में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। मेन मेमोरी इज नीडेड इन अ कंप्यूटर टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड द डाटा एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मेमोरी टू CPU इज एन इम्पॉर्टेंट डाटा ट्रांसफर पाथ। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर में मेन मेमोरी की आवश्यकता होती है, वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सके और ज़रूरत पड़ने पर CPU को दे सके। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि मेमोरी से CPU में जाने के लिए हमारे पास एक विशेष प्रकार के तारों का सेट होता है, यानी उनको बस कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड मेमोरी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बस कनेक्टिंग द टू। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बस के आकार पर ही डिपेंड करता है कि बस जितनी बड़ी होगी, यानी उसकी चौड़ाई जितनी होगी उतना ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन को CPU से मेमोरी में, मेमोरी से CPU में ले जा सकती है। इट वॉज पॉइंटेड आउट बाई वॉन न्यूमैन that the same memory can be used for storing data and instructions. In such a case, the data can be treated as the data on which processing can be performed, while instruction can be treated as data which can be used for the generation of control signals. वॉन न्यूमैन द्वारा यह बताया गया कि डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए उसी मेमोरी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एक हार्वर्ड स्ट्रक्चर था उसमें यह नहीं था। उसमें इंस्ट्रक्शंस को दूसरी मेमोरी में और डाटा को दूसरी मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। इस मामले में डेटा को एक ऐसे डेटा के रूप में माना जा सकता है जिस पर प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग किया जा सकता है, जबकि निर्देशों को डेटा के रूप में माना जा सकता है जिसका उपयोग नियंत्रण संकेतों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। यानी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको एक ऐसे डेटा के रूप में माना जा सकता है जो डेटा भी होते हैं और तो और उनका प्रयोग कंट्रोल सिग्नल भी उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। द वॉन न्यूमैन मशीन यूज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट या स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की अवधारणा पर बेस्ड है कि मेमोरी में जो डाटा जाना है वो सेपरेट फॉर्मेट में हो, यानी एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन वॉन न्यूमैन मशीन्स
is carried out in sequential fashion unless expressly altered by the programs itself from one instruction to the next। इसका मतलब है वान न्यूमैन मशीन में निर्देशों का निष्पादन क्रमिक रूप से किया जाता है जब तक कि प्रोग्राम द्वारा ही स्पष्ट रूप से परिवर्तन नहीं किया जाता है। अ वान न्यूमैन मशीन हैज ओनली अ सिंगल पाथ बिटवीन द मेन मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। दिस फीचर कंस्टेंट इज रेफर्ड टू एज वान न्यूमैन बॉटलनेक। वान न्यूमैन मशीन में मुख्य मेमोरी के बीच केवल एक ही रास्ता होता है और नियंत्रण इकाई सीयू इस सुविधा या बाधा को वान न्यूमैन टोटी के रूप में जाना जाता है। इस वान न्यूमैन के बेसिक स्ट्रक्चर में यह दर्शाया गया है कि मेन मेमोरी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कैसे जुड़ा होता है और इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसे जुड़े होते हैं, कहाँ से जुड़े होते हैं। सीपीयू में ऑपरेशनल रजिस्टर्स होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और ये सब बसेस के द्वारा मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें एड्रेस इंटरकनेक्शन मेन मेमोरी से होता है, डाटा इंटरकनेक्शन होता है मेन मेमोरी से, ऐसे ही डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन इंटरकनेक्शन इनपुट और आउटपुट सिस्टम से होता है। और भी बहुत सारे इंटरकनेक्शन होते हैं लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दी है आपको, अब तक शायद आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हों तो कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। अब इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और ये उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, जो 2 नंबर को ऐड करता हो। तो हमें 2 वैल्यू ऐसे अज्यूम कर लेनी है जो हमें जोड़नी है। जैसे हमने a बराबर 5 मान लिया और b बराबर 2 मान लिया, ये हमने वैल्यू अज्यूम कर ली और ये C लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हैश इंक्लूड stdio.h लिखा होता है और ये सबसे पहले लिखना ही पड़ता है और उसके बाद में मेन लिखना पड़ता है और ये इंट लिखा, उसके बाद में पूरा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने a की वैल्यू को 5 बता दिया और b की वैल्यू को 2। c को डिफाइन कर दिया कि ये भी कोई एक वेरिएबल है, यानी ये भी कुछ है, c भी कोई अंक है। और अब हमको c की वैल्यू नीचे दी गई है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। c को लिया है कि a प्लस बी, यानी a और b को जोड़ोगे तो c मिलेगा। हमने तो इसको लिख दिया प्रोग्राम, लेकिन अब ये प्रोसेसर में कैसे प्रोसेस होगा इसके बारे में देखते हैं। तो हमको अब c बराबर a प्लस बी ये हमको प्रोसेसर करके देगा। इसकी वैल्यू हमको प्रिंटफ के द्वारा प्रोसेसर देगा, लिखेगा द एडेड वैल्यू इज 5 और 2 क्या होता है 7, तो द एडेड वैल्यू इज 7, तो ये लिख के देगा। और ये करेगा कैसे इसके बारे में देखते हैं कि प्रोसेसर एग्जीक्यूट कैसे करता है इस प्रोग्राम को। द प्रोग्राम एट लाइन 4 declares variable that will be equivalent to 3 memory locations, namely A, B and C. At line 5, these variables are added and at line 6 the value of C is printed। जो हमने पहले ही बता दिया वो चीज़ इसमें लिखी हुई है। आपके लिए ये PDF बनाई है जिससे आप इसको समझ पाएँ। लाइन नंबर 4 में A, B और C को डिक्लेयर किया हुआ है और उसका 5वीं लाइन में C की वैल्यू लिखी हुई है कि A और प्लस B करोगे तो C की वैल्यू मिलेगी। और उसको दर्शाने के लिए 6 लाइन में printf लिखा हुआ है जिससे वो वैल्यू एग्जीक्यूट होने के बाद हमें मॉनिटर पर दिखेगी। फर्स्ट यू नीड टू कंपाइल दिस प्रोग्राम टू कन्वर्ट इट टू मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले हमें इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइल करना पड़ेगा। इंटरप्रेट और कंपाइल में बस थोड़ा सा ही फर्क है, जिससे ये इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्मेट में आ जाएं। कंपाइल करना मतलब कि यानी कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, जिसे सीपीयू समझ सके। हम लोगों के समझने के लिए नहीं है, वो सिर्फ सीपीयू समझता है। Let us assume a hypothetical instruction set of a machine of a size of 16 binary digits यानी bits, instruction and data। सबसे पहले हमने 16 बिट्स का एक इंस्ट्रक्शन मान लिया कि ये सारे जो मिलकर होंगे वो 16 बिट्स में आ जाएंगे, यानी इसका ओपी कोड और इसके ऑपरेंड्स जो एडिशन करना है या फिर कुछ भी होना है यानी ओपी कोड, ये इसके 16 बिट में आएंगे, यानी एक इंस्ट्रक्शन 16 बिट का होगा। अब एक बार और इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। इच इंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। हर इंस्ट्रक्शन मशीन का 2 कंपोनेंट्स से बना होता है। पहला है ऑपरेशन कोड यानी ओपी कोड that specifies the operation that is to performed by the instruction। ओपी कोड यह दर्शाता है कि कौन सा कार्य इंस्ट्रक्शन से होना है। एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इन मेमोरी ऑन विच द गिवन ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी दूसरा ऑपरेंड होता है जो मेमोरी लोकेशन में डाटा होता है
उसका एड्रेस होता है। ऑपरेंड क्या होता है, मेमोरी लोकेशन में जो डाटा होता है उसका एड्रेस होता है। जैसे 5 2 है तो उसका एड्रेस क्या होगा, ऑपरेंड, कि वह मेमोरी लोकेशन में यानी मेमोरी में किस जगह पर है, वो होता है ऑपरेंड यानी डाटा का एड्रेस। आप इस चित्र के जरिए इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट समझ सकते हैं। जैसे इसमें 0 से 15 नंबर तक बिट्स के फॉर्मेट लिखे गए हैं, यानी 0 से 15 तक 16 बिट्स का इंस्ट्रक्शन हुआ। 0 को भी मिलाया जाएगा तो 16 हो जाएंगे। ऐसे 1 से चालू करते तो 16 तक आता, नहीं तो 0 से चालू किया है तो 15 तक। यानी ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कितने बिट्स का हुआ, जिसमें कुछ बिट्स में ऑपरेशन कोड है और कुछ बिट्स में ऑपरेंड एड्रेस है। ये है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। और इधर एक डाटा फॉर्मेट दिया गया है कि डाटा कैसे होता है। इसमें जो ऑपरेंड एड्रेस है ये डाटा का एड्रेस होता है, ना कि डाटा होता है। और ये जो इधर लिखा है ये 0 से 15 तक ये डाटा है जो बाइनरी फॉर्म में होता है। यानी अगर हमको 5 को बाइनरी भाषा में लिखना है 16 बिट्स में, अगर हम इस फॉर्मेट में 5 को लिखना चाहें यानी 16 बिट्स फॉर्मेट में अगर 5 को लिखना चाहें तो बाईं साइड से 13 0 लिखने पड़ेंगे, उसके बाद 1 0 1 और ये हो जाएगा इसका डाटा फॉर्मेट, यानी ये हो जाएगा 5। और ये 5 का एड्रेस, जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर होता है ऑपरेंड एड्रेस।